पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अगले दिन जब सक्सेना विला में कार्तिक आता है और जैसे ही कार्तिक घर के अंदर कदम रखता है तो उसका दिल बेचैन हो जाता है। हमेशा जब भी कार्तिक घर में आता था तो एक सुकून उसके दिल को मिलता था, लेकिन आज वो सुकून कहीं गायब था। कार्तिक पहले सीधा अपने कमरे में जाता है, फिर चेंज करके बाहर आता है, डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ता है और न चाहते हुए भी उसकी नज़रें किचन की ओर जाती है जो सृष्टि को ढूंढ रही थी। लेकिन कार्तिक को सृष्टि कहीं दिखाई नहीं देती है। तभी कार्तिक ने कॉफ़ी के लिए आवाज़ लगाई। अगले ही पल उसके सामने कॉफ़ी का कप था। कार्तिक ने कॉफ़ी का एक सिप लिया, फिर अगले ही पल उसे थूक देता है। उसने चिल्लाते हुए कहा, एक ऐसी वाहियात कॉफ़ी बनाई है, किसने बनाई है ये कॉफ़ी? तभी वहाँ एक सर्वेंट आता है और वो कार्तिक के सामने अपनी गर्दन झुकाकर खड़ा हो जाता है। फिर वो धीरे से कहता है, सर मैंने ये कॉफ़ी बनाई है, लेकिन आपके लिए हमेशा से सृष्टि दीदी ही कॉफ़ी बनाया करती थी, खाना भी वही बनाती थी। लेकिन पहले तो कार्तिक को ये सुनकर शौक लगता है कि आज से पहले जब भी वो सक्सेना विला आता था तो उसे जो टेस्टी खाना मिलता था वो सृष्टि बनाया करती थी। लेकिन सर्वेंट की आधी अधूरी बातें सुनकर कार्तिक पूछता है, लेकिन क्या? सर्वेंट ने कहा, लेकिन आज ही सुबह बड़ी मैडम ने बताया कि सृष्टि दीदी घर छोड़कर चली गई। ये सुनकर कार्तिक को बहुत बड़ा झटका लगता है। वैसे तो कार्तिक को सृष्टि के घर छोड़कर चले जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो खुद उसे घर से निकालने की कोशिश कर चुका था। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आज उसका दिल बेचैन हो जाता है। जिस सुकून को पाने के लिए कार्तिक सक्सेना विला आया हुआ था, वो सुकून तो उसे छोड़कर कब का जा चुके हैं। आज कार्तिक को सक्सेना विला भी अधूरा सा लग रहा था। वो भी वहाँ से बिना कुछ खाए पिए, बिना किसी से मिले वहाँ से चला जाता है। सृष्टि अपने घर पहुँच चुकी थी। उसने अपने पापा को सब कुछ बता दिया था। उसके पापा को अपनी बेटी के बारे में ये सब कुछ सुनकर दुख तो हुआ, लेकिन वो एक मामूली से इंसान थे। वो कार्तिक सक्सेना जैसे बड़े बिजनेसमैन के खिलाफ लड़ भी नहीं सकते थे। वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। और अजय भी एक बिजनेसमैन तो था, लेकिन वो कार्तिक सक्सेना के सामने एक बहुत ही छोटा बिजनेसमैन था। इसलिए अजय के पिताजी ने अजय को सुझाव दिया कि वो कार्तिक से दूर ही रहे। वो कहते हैं कि कार्तिक से उलझने से अच्छा है कि सृष्टि को तलाक दिलाकर जो खुशियाँ उसे आज तक नहीं मिली, वो सब खुशियाँ उसे देकर ज़िंदगी में आगे बढ़ने में उसकी सहायता करे। सृष्टि को शादी के लिए मनाए और फिर उसे एक बहुत ही अच्छी सी शादीशुदा ज़िंदगी दे। इससे सृष्टि अपने सारे दुख दर्द को भूल जाएगी। लगभग 3 महीने के बाद कार्तिक सृष्टि को डिवोर्स का पेपर भेजता है और सृष्टि बिना कुछ कहे डिवोर्स पेपर पर साइन भी कर देती है। तभी जो वकील सृष्टि का डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए लेकर आया हुआ था, वो सृष्टि से कहता है कि 3 महीने के बाद आपको दिल्ली के कोर्ट में आना होगा और जज के सामने एक और फाइनल डिवोर्स के पेपर पर साइन करना होगा। पेपर सबमिट होने के बाद आपका डिवोर्स फाइनल हो जाएगा। फिर आप उसके बाद कार्तिक सक्सेना की वाइफ नहीं रहेंगी। आप चाहे तो किसी और से भी शादी कर सकती है। सृष्टि उस वकील से कुछ नहीं कहती, बस अपने भारी दिल को संभालकर गर्दन हाँ में हिला देती है। तभी वकील जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन रुककर वो कहता है, वैसे मिसेस सक्सेना, क्या आपने भी अपने लिए किसी को पसंद किया है? क्योंकि सक्सेना साहब ने तो 1 महीने के बाद अपनी सगाई रखी है मिस अनामिका के साथ। वकील की बात सुनकर सृष्टि के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ जाती है। सृष्टि उस वकील को कुछ नहीं कहती, बस अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए अंदर चली जाती है। वकील ने सृष्टि के चेहरे की दर्द भरी मुस्कान को भांप लिया था। उसने मन ही मन सोचा, बड़े लोगों ने तो डिवोर्स को जैसे फैशन बना लिया है। इतनी प्यारी, मासूम और सुंदर बीवी को छोड़कर पता नहीं ये कार्तिक सक्सेना दूसरी शादी क्यों करना चाहता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अजय सृष्टि के घर आ रहा था। उसने वकील को सृष्टि के घर से जाते हुए देख लिया था, इसलिए अजय ने सृष्टि से पूछा, ये वकील यहाँ क्यों आया था? सृष्टि ने अजय को सारी बातें बता दी। अजय भी समझ रहा था कि इस वक्त सृष्टि पर क्या गुजर रही होगी, इसलिए अजय ने सृष्टि को अपने साथ
मुंबई आने के लिए कहा। सृष्टि ने साफ मना कर दिया, लेकिन तब भी वहाँ सृष्टि के पापा आते हैं और वो भी सृष्टि को समझाते हैं कि वो भी घूमे फिरे, अपना ध्यान यहाँ वहाँ बातों में लगाए। इस तरह कब तक यूं ही घर में बैठी रहेगी? 3 महीने हो चुके हैं, तुम बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकली। आखिर कब तक घर के 4 दीवारी में घुरती रहोगी? अजय और अपने पापा के समझाने पर सृष्टि मुंबई आने के लिए तैयार हो गई। शाम का वक्त था। कार्तिक समंदर के किनारे खड़े होकर समुंदर के लहरों को देख रहा था। एक तूफान सा कार्तिक के अंदर पिछले 3 महीने से उठ रहा था और आज समंदर की लहरों को वो देख रहा था। कार्तिक का दिल वैसे तो कुछ दिनों से बहुत ही बेचैन था, लेकिन आज समंदर के किनारे जाकर कार्तिक को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से खोया हुआ सुकून आज उसे मिल रहा है। कार्तिक समंदर के लहरों को देख रहा था, तभी कार्तिक का फ़ोन बजता है। उसने अपने फ़ोन को देखा तो करण का फ़ोन था। कार्तिक ने फ़ोन उठाया, करण से कहा, सर आप कहाँ हैं? 15 मिनट के बाद आपकी मीटिंग है। कार्तिक ने उसकी बात को सुनकर कहा, मैं आ रहा हूँ। कार्तिक अपना फ़ोन अपनी पॉकेट में रखकर पीछे मुड़ ही रहा था, तभी उसकी नज़र पहाड़ी पर जाती है जहाँ एक लड़की खड़ी हुई थी। उसने वाइट कलर की फ्रॉक सूट पहना हुआ था। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, दुपट्टा भी हवा में लहरा रहे थे। हालांकि कार्तिक को उस लड़की का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो लड़की कार्तिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। कार्तिक उसे देखने में इतना खो जाता है कि उसे अपने आसपास की चीज़ों का ख्याल ही नहीं रहता। लेकिन तभी कार्तिक देखा कि वो लड़की आगे बढ़कर जानबूझकर पानी में कूद गई। कार्तिक ने देखा कि लड़की पानी के ऊपर ही नहीं आ रही थी। वो समझ जाता है कि ये लड़की खुदकुशी करने के इरादे से पानी में कूदी है, लेकिन वो भी जल्दी से पानी में कूद जाता है। कार्तिक तैरते हुए लड़की के पास जाता है और उस लड़की का हाथ अपने हाथ में पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। तभी उस लड़की का एक हाथ कार्तिक के दिल पर आ जाता है। उस लड़की का हाथ कार्तिक के दिल पर आते ही कार्तिक के दिल में जो अब तक बेचैनी उठ रही थी वो शांत हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ उसके दिल की धड़कन और तेज हो जाती है। कार्तिक उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे समंदर के किनारे पर लेकर आता है और उस लड़की को अपनी गोद में उठाकर बाहर निकालता है। कार्तिक ने इस वक्त ब्लू जीन्स वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी, जो पानी में भीगने की वजह से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई थी। कार्तिक की मस्कुलर बॉडी साफ दिखाई दे रही थी। वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा था। कार्तिक के माथे पर उसके भीगे हुए बाल बिखरे हुए थे, उसमें से पानी की बूंदें उसके चेहरे पर मोतियों की तरह टपक रहे थे। और जब कार्तिक उस लड़की को अपनी बाहों में लिए समंदर से बाहर निकलता है तो जो भी लड़कियां वहां समंदर के किनारे खड़ी थी, कार्तिक की अट्रैक्टिव बॉडी उन सभी लड़कियों के अंदर के डिजायर को जगा रही थी। यहाँ इस बेहोश लड़की के कुछ बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए थे, जिससे लड़की का चेहरा साफ नहीं दिखाई दे पा रहा था। लड़की की आंखें इस वक्त बंद थी, उसकी पलकें बहुत ही घनी थी। बालों के बीच में से दिखाई देते हल्के गुलाबी होठ कार्तिक के दिल की धड़कन और भी ज़्यादा बढ़ाने का काम कर रहे थे। चांद की रोशनी में लड़की एकदम अप्सरा लग रही थी। दरअसल सृष्टि के घर छोड़कर आने के बाद सुनैना जी ने कार्तिक की सगाई अनामिका के साथ तय कर दी थी, लेकिन कार्तिक इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था और ना ही वो इस बात के लिए राजी हुआ था। वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए मुंबई आया हुआ था और 4 घंटे तक कंटिन्यू मीटिंग अटेंड करने के बाद वो थक हार कर समुद्र के किनारे आया हुआ था। समंदर के किनारे खड़े होकर कार्तिक अपने एक हाथ में पकड़ा हुआ सृष्टि का मंगलसूत्र देखता है और अपने आप से कहता है, 3 महीने से मेरा सुकून, मेरा चैन, सब कुछ मुझसे छीन चुका है। इतना बेचैन मैं आज तक कभी नहीं हुआ अपनी ज़िंदगी में जितना मैं अब हुआ हूँ। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारा चेहरा मरते दम तक कभी देखना नहीं चाहता था, लेकिन अब तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। ऐसा क्यों? एक वक्त था जब मैं अपने प्यार को ढूंढता फिरता था, उसके सिवा किसी और की शक्ल भी देखना नहीं चाहता था। लेकिन तुमसे शादी करने के बाद जब जब मैं तुम्हें देखता था तो अपने आप से नज़रें नहीं मिला पाता था। कोई चीज़ थी जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच रही थी, लेकिन मैं कभी खुद से तुम्हारे करीब नहीं जाना चाहता था।
दूर रहना चाहता था मैं तुमसे, इसलिए मैंने कभी तुम्हारा चेहरा देखने की कोशिश भी नहीं की। डरता था कहीं तुम्हारे आंखों में झांक लिया तो अपने ही प्यार से बेवफाई ना कर बैठूं। लेकिन न चाहते हुए भी तुम मेरे दिल की सुकून कब बन बैठी पता ही नहीं चला। इस बेचैन दिल को सुकून तुम्हें देखकर ही मिलता था। अब 3 महीने हो गए तुमसे दूर हुए। पास तो तुम मेरे कभी थी ही नहीं, लेकिन हाँ, तुम मेरी कमज़ोरी ज़रूर बन चुकी थी। कार्तिक अपनी माँ की जिद की वजह से सृष्टि को तलाक दे रहा था, पर सच तो ये था कि वो उसे बिना देखे ही चाहने लगा था। और यहाँ सृष्टि अपने पापा के जिद करने की वजह से यहाँ मुंबई अजय के साथ घूमने आई थी, ताकि उसका दिल बहल सके। उसका मन तो नहीं था, लेकिन उसके पापा कहीं ना कहीं चाहते थे कि अजय और सृष्टि एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के करीब आए। अब उनकी नज़र में अजय से अच्छा लड़का उनकी बेटी के लिए कोई हो ही नहीं सकता। सृष्टि होटल के रूम में अपने कमरे में थी, उसका दम घुट रहा था, इसलिए वो एकांत में पहाड़ी के ऊपर जाकर खड़ी हो जाती है। समंदर में उठ रही तेज़ लहरों को देखने के बाद उसने खुद के दिल के दर्द को संभालते हुए खुद से कहा, 3 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन मैं आज तक आपके दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाई। मैं आपके लिए कोई मायने नहीं रखती हूँ। मेरे जाने के बाद आपने अनामिका से अपना शादी का फैसला ले भी लिया। अब आप भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मैंने जितना बर्दाश्त आपको किया है, शायद ही कोई लड़की इतना बर्दाश्त कर पाए। कार्तिक जी, मैं कभी आपको माफ़ नहीं करूँगी। इतना बोलकर सृष्टि कूद जाती है। कार्तिक सृष्टि को समंदर के किनारे लेकर आता है, फिर उसके गालों को थपथपाकर उसे उठाने की कोशिश करता है। फिर कार्तिक सृष्टि के पेट पर अपना दोनों हाथ रखकर उसके पेट को दबाता है और पेट में गया हुआ पानी उसके मुंह से निकलने लगता है। लेकिन सृष्टि अभी भी होश में नहीं आई थी। कार्तिक जब देखता है कि ये लड़की होश में अभी भी नहीं आई है, तो कार्तिक उसे गोद में उठाता है और अपनी गाड़ी में सृष्टि को पैसेंजर वाली सीट पर लेटा देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइव करने लगता है। वो सृष्टि को अस्पताल लेने की जगह अपने होटल रूम में लेकर आ जाता है। पता नहीं क्यों कार्तिक को उस लड़की को अपने पास रखना एक अलग ही सुकून दे रहा था। एक ऐसा सुकून जिसे कार्तिक खुद नहीं समझ पा रहा था, लेकिन वो उस लड़की को खुद से दूर नहीं करना चाहता था। यहाँ करण बार बार फ़ोन कर रहा था, तो कार्तिक ने उसका फ़ोन रिसीव किया और कहा, मीटिंग कैंसिल कर दो, मेरे रूम में एक फीमेल डॉक्टर भी भेज दो, फास्ट। इतना बोलकर उसने करण की बात सुने बिना ही फ़ोन काट दिया। दूसरी तरफ करण अपने सिर को खुजाते हुए खुद से कहा, ये कार्तिक को क्या हो गया है? उसे फीमेल डॉक्टर क्यों चाहिए? और मीटिंग भी कैंसिल कर दिया। चलो जो भी हो, अब मैं फ्री हूँ तो आज मैं पूरी मुंबई का दर्शन करूँगा। वैसे भी मुंबई शहर दिन की जगह रात में देखने का शहर है। दूसरी तरफ होटल रूम में कार्तिक अपने कपड़े चेंज करके वॉशरूम से बाहर निकलता है, तो कोई उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक कर रहा था। कार्तिक दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ डॉक्टर खड़ी थी। कार्तिक उसे अंदर बुलाता है और बिस्तर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, डॉक्टर, ये लड़की समंदर में गिर गई थी। वैसे मैंने उसके पेट से पानी निकाल दिया है, लेकिन ये लड़की फिर भी होश में नहीं आई है, इसे चेक करो। डॉक्टर सृष्टि को चेक करता है, फिर डॉक्टर सृष्टि को एक इंजेक्शन देकर कार्तिक की तरफ बढ़ जाती है और कार्तिक से कहती है, सर, लड़की बिल्कुल ठीक है। पानी में गिरते समय शायद किसी चीज़ से इनका सिर टकरा गया है, इसलिए ये बेहोश है। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी देर आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। कार्तिक सृष्टि के पास आकर बैठ जाता है। कार्तिक देखता है तो सृष्टि ठंड से कांप रही थी, उसके सारे कपड़े गीले थे। सृष्टि का चेहरा दूसरी तरफ था। कार्तिक सृष्टि के चेहरे को अभी तक नहीं देखा था। कार्तिक अपना हाथ बढ़ाकर सृष्टि का चेहरा अपनी तरफ करता है, उसके बालों को उसके चेहरे से हटाता है और उसके चेहरे को देखता है तो देखते ही रह जाता है। वो बहुत ही खूबसूरत, आंखों पर घनी पलकें, छोटी सी नाक, गुलाब जैसे होठ और चेहरे पर वो प्यारी सी गुलाबी रंगत। कार्तिक के दिल में हलचल पैदा होती है। फिर कार्तिक की नज़र सृष्टि की सुराहीदार गर्दन से नीचे आते हुए सुडौल शरीर पर जाती है।
पानी में भीगने की वजह से उसके सारे कपड़े जिस्म से चिपक गए थे, जिससे सृष्टि का परफेक्ट फिगर साफ दिखाई दे रहा था। कार्तिक फिर से सृष्टि के कांपते हुए होठों को देखता है, जो ठंड की वजह से कांप रहे थे। कार्तिक ने एसी का रिमोट उठाया और एसी को बंद किया। कार्तिक ने अपना चेहरा सृष्टि के चेहरे के करीब लेकर जाता है और उसके कान में कहता है, तुम जो भी हो, मुझे तुम्हारे कपड़े बदलने ही होंगे। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए लव आफ्टर डिवोर्स पर।